नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि राख का प्रयोग पौधों पे किस प्रकार किया जाए और कितने कितने प्रकार की राख होती है। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप गार्डनर हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सामान्यतः राख 3 प्रकार की होती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लकड़ी की राख की। इसको कहते हैं वुड ऐश या लकड़ी की राख। दोस्तों, इसका जो कंपोजिशन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है जो 7 से 33% होता है और पोटेशियम 3 से 4% होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम 1 से 2% होता है और मैग्नीज 0.3 से 1.3% होता है। फास्फोरस 0.3 से 1.4% होता है और सोडियम 0.2 से 0.5% होता है। तो दोस्तों, जो वुड ऐश होती है या लकड़ी की राख, इसका प्रयोग आपको पौधे की रिक्वायरमेंट के आधार पे ही करना चाहिए। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के पौधों में जो राख होती है उसका केमिकल कंपोजिशन उनमें अलग अलग प्रकार का होता है। ये डिपेंड करता है कि ये पौधा कहाँ पे पाया जा रहा है, माने इसका जो हैबिटेट है, ये पौधा जहाँ पे रह रहा है उसके आधार पे पौधे की राख की लकड़ी की जो राख होती है उसका कंपोजिशन अलग अलग प्रकार से होता है। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर प्रकार की राख को जो है पौधों में प्रयोग करें। पौधों में आवश्यकता के अनुसार ही राख का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अब आइए दूसरे प्रकार की राख की बात करते हैं। इसको कहते हैं कंडे की राख। दोस्तों, कंडे की राख को काऊ डंग ऐश कहते हैं और सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हम लोग घूरे के रूप में करते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि काऊ डंग में क्या क्या होता है। इसमें 3% नाइट्रोजन होती है, 2% फास्फोरस होती है और 1% पोटेशियम होती है। अर्थात काऊ डंग 3:2:1 प्रकार का NPK होता है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा में सबसे ज़्यादा हम लोग जो है घूरे में गाय के गोबर का ही प्रयोग करते रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास काऊ डंग नहीं है, आपके पास सूखे उपले हैं, तो दोस्तों सूखे उपलों को जलाया जा सकता है और जलाने के बाद में जब आप देखेंगे तो इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स जो है अल्कली नेचर के होते हैं। इसमें 2.5% जो है वो कैल्शियम होता है, 3.6% CaO होता है और 5.5% K2O होता है। दोस्तों, ये वेट के अनुसार होता है। तो दोस्तों, काऊ डंग का जो ऐश है वो इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमने एक तसले में कंडे के उपले को जलाया हुआ है। दोस्तों, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो काऊ डंग होता है ये बाई नेचर अल्कली होता है, माने ये बेसिक होता है। इसलिए हर प्रकार के पौधे जो फ्लावरिंग वाले पौधे होते हैं, माने जो फूल देने वाले पौधे होते हैं, और फूल देने वाले पौधों के बारे में सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि आपको जान लेना चाहिए कि इन पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो जिन पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद होती है उनमें काऊ डंग ऐश को डालने से परहेज़ करें, या फिर अगर आप डालना चाहते हैं तो किसी प्रकार का जो pH मीटर होता है उस pH मीटर से अपने सॉइल का पहले pH टेक्सचर को जो है वो देख लें कि इसका pH कितना है, और pH के आधार पे ही जो है कंडे की राख का प्रयोग करें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कंडे की राख का प्रयोग रेंडमली कर लेते हैं तो फिर ये जो सॉइल है आपकी वो न्यूट्रल हो सकती है और आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, राख का प्रयोग करते समय इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि उसका pH गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पौधे को किस प्रकार के pH की रिक्वायरमेंट होती है इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब आइए बात करते हैं तीसरी प्रकार की राख की। यह है पत्ती की राख। इसको कहते हैं लीफ ऐश। दोस्तों, लीफ ऐश जो होती है ये बहुत ज़्यादा पौधे के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, चूँकि हर प्रकार के पत्ती का जो नेचर होता है, जैसे मान लीजिए यूकेलिप्टस की पत्ती आप लेते हैं तो उसकी लीफ ऐश का कंपोजिशन अलग होगा। अगर आप अशोक की पत्ती लेते हैं उसका लीफ का कंपोजिशन अलग होगा। लेकिन कुछ जो बेसिक कंपोजिशन होते हैं जो सभी पत्तियों में लगभग पाए जाते हैं वो दोस्तों हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, सिलिका, फास्फोरस, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये ट्री लीव्स में पाए जाने वाले बेसिक कंपाउंड्स हैं। तो जब हम पत्ती को जला देते हैं तो यही एलिमेंटल रूप में आपको राख में मिल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक विशेष बात आपको ध्यान इस बात का रखना है कि पत्ती का जो मेन कंपोजिशन होता है वो होता है MgSO4। इसको कहते हैं इप्सम साल्ट। क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है
क्लोरोफिल में मेन जो एलिमेंट होता है वो Mg होता है। दोस्तों देखिए, ये जो हम पत्ती जला रहे हैं, ये हमारी सागौन की पत्तियां हैं जिनको हमने इकट्ठा करके जलाया हुआ है। इसमें बहुत सारी पत्तियां जो हैं वो हरी भी हैं। हरी पत्ती को आप जला लेना चाहिए। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें ऑयल पाया जाता है, जैसे यूकेलिप्टस की पत्ती है या अशोक की पत्ती है, इनको आप हरी ही जला सकते हैं। इसमें आपको Mg का जो साल्ट है, Mg साल्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो इप्सम साल्ट होता है, जो मार्केट में लोग बताते हैं कि पौधे पे कैसे कैसे प्रयोग करना चाहिए, अगर आपके पास इप्सम साल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप पौधे की हरी पत्तियों को जला करके राख प्राप्त कर लें और बताई हुई विधि के अनुसार आप जो है इसका पौधों पे प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, माने उनमें जो क्लोरोफिल होता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, तो उसकी पूर्ति के लिए, Mg की पूर्ति के लिए आप पत्ती की राख का प्रयोग करें। तो दोस्तों, आपकी निश्चित मानिए आपको जो है इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, पत्ती की राख को मतलब इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं कि शाम के टाइम में आपका जो भी गमले हैं, ये देखिए गमले के चारों तरफ एक मुट्ठी, लगभग एक मुट्ठी से कुछ कमी मात्रा में चारों तरफ आपको इस राख का जो है डाल देना है। और दोस्तों, फिर इसके बाद में इस राख की गुड़ाई कर देनी है। इसमें आपको शाम के समय में पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें ठंड का मौसम चल रहा है तो अच्छा खासा पाला पड़ रहा है, तो एक मल्चिंग का भी राख काम करेगी और धीरे धीरे जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो जड़ के द्वारा एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे जो प्लांट्स जिनमें इसमें फ्रूटिंग होने का मौसम चल रहा है, जैसे नींबू वगैरह है, देखिए दोस्तों, तो नींबू वगैरह में इस प्रकार की राख को जरूर डाल देना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके पौधों पे एफिड्स वगैरह हो जाते हैं, दोस्तों देखिए इस प्रकार से फिर उसके बाद में आपको इसकी गुड़ाई कर देनी है। पानी का विशेष आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पानी आपको इसमें नहीं डालना है। अगर आपका जो नींबू का पौधा फ्रूटिंग पे है, ये हम नींबू के पौधे पे हमने इस राख को डाला हुआ है। दोस्तों, राख को पानी के घोल बना करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसका राख का स्प्रे भी कर सकते हैं अगर आप स्प्रे कर पाएँ, और इस प्रकार से जो है बहुत अच्छे से इसकी गुड़ाई कर देनी चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पे इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपके जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं या जो फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हैं, उनमें एक एक मुट्ठी राख आपको 15 दिन में एक बार इसी प्रकार से देनी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके जो प्लांट्स में देखिए मिर्च का प्लांट है और ये हमारी गुलदाउदी है, इसमें एफिड्स हमको दिखाई दे रही थी, तो एफिड्स के ऊपर आप जो है लकड़ी वाली राख का इस प्रकार से छिड़काव जरूर कर दें। तो इससे ये होगा कि जो एफिड्स हैं उनकी पकड़ जो है वो इसके ऊपर ढीली पड़ जाएगी, माने जैसे माहू कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसी प्रकार से ऐस का ट्रीटमेंट करेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पौधे को रिक्वायरमेंट जो है किस प्रकार की राख की है, कि पत्ती की राख की उसको रिक्वायरमेंट है, अथवा कंडे की राख की रिक्वायरमेंट है, या जो है लकड़ी की राख की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर राख का आप प्रयोग करते हैं तो आपके पौधे के लिए बहुत लाभकारी होगा। दोस्तों, जिस समय आप जो है मिट्टी बनाएं उस समय राख का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो।